तो इंसीडियस 5 मूवी की शुरुआत होती है इंसीडियस पार्ट 2 की एंडिंग से, जहां पर जॉश और डाल्टन की यादों से उस एक साल और उसकी सारे इविल इवेंट्स को मिटा दिया गया था, जिससे कि वो लोग दोबारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन से द फर्दर या फिर शैतानों की दुनिया में ना पहुंच जाए, जहां पर बहुत सारी इविल और रिसेंटलेस स्पिरिट्स रहती हैं। खैर, अब 10 साल बीतते हैं और हम फ्यूनरल देख पाते हैं, जो कि होता है जॉश की मदर लोरेन लैम्बर्ट का। यहाँ पर जॉश और उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। अब हम इन लोगों को आपस में बात करते हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि जॉश और उसकी वाइफ रिने ने आपस में डिवोर्स ले लिया है और जॉश पिछले काफी वक्त से परेशान और स्ट्रेस्ड आउट रहता है, जिससे कि उसका दिमाग काफी खराब हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये हादसे हुए थे इंसीडियस 2 के, उसके बाद से वो अपने बच्चों को उतना अच्छा टाइम और केयर दे ही नहीं पाया। और हम जानते हैं कि यहाँ पर वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उसे तो कुछ याद भी नहीं था कि तब हुआ गया है। उनकी यादों को मिटा दिया गया था। उसके और उसके बड़े बेटे डाल्टन के रिश्ते भी आपस में ठीक नहीं थे और वो दोनों उनके बीच की चीजों को ठीक कर भी नहीं पा रहे थे। अब फ्यूनरल के बाद में सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और फ्यूनरल के अंदर कार्ल भी आया हुआ था और कार्ल को हम सेकंड पार्ट से थोड़ा अच्छे से जान पाए हैं, जिसने की एलिस का बहुत साथ दिया था। खैर, अब डाल्टन यहाँ पर कार्ल को देखता है, लेकिन उसे वो साल ही याद नहीं था जब वो लोग उसके पास में आए थे और उसकी मदद करी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको पहचानता कैसे, और वो तभी कार्ल से पूछ लेता है कि वो कौन है, और वो कह देता है कि वो लोरेन का ही एक अच्छा दोस्त है। खैर, अब यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और जॉश भी जाने लगता है, जिसकी कार के पीछे हम एक शैडो को देख पाते हैं। और हाँ, ये एक स्पिरिट है, लेकिन ये किसकी ये हमको आगे पता चल जाएगा। अब जॉश यहाँ पर डाल्टन को उसके कॉलेज छोड़ने जाता है और उनके बीच के रिश्ते पहले ही खराब थे और उनके बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है। ये लोग यहाँ पर कॉलेज पहुँचते हैं, जहाँ पर डाल्टन ड्राइंग आर्ट्स पढ़ने वाला था। अब डाल्टन को उसके रूम में छोड़ते टाइम जॉश उससे बात करने लगता है और डाल्टन ने रिसेंटली ही लोरेन की एक ड्राइंग बनाई थी, जिस पर जॉश बोलता है कि डाल्टन ने कभी उसे ड्रॉ नहीं किया और वो तो फिलहाल उसके पास भी है। उसने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ किया है, जबकि उसके खुद के डैड उसके साथ नहीं थे, जिन्होंने जॉश के बचपन में ही खुद को खत्म कर लिया था, जो कि इस कहानी के अंदर एक नया टेक है, यानी कि एक नई कहानी यहाँ पर जुड़ गई। खैर, डाल्टन अपने पिता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उनकी काफी बहस हो जाती है, जिससे कि जॉश वहाँ से चला जाता है। अब रूम के अंदर 2 लोगों को रहना था और डाल्टन के साथ क्रिस नाम की एक लड़की रूम शेयर करती है, जो कि रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल देती है, लेकिन चेंज होने में कम से कम 1 दिन का वक्त लगने वाला था, तो आज रात उसको वहीं पर रुकना पड़ता। खैर, अब जॉश कॉलेज से बाहर आ जाता है। वो बहुत ही दुखी था और रोने लगता है, क्योंकि उसके साथ में जो हो रहा था वो डिजर्व नहीं करता था। अब इधर डाल्टन और क्रिस आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर बातों ही बातों में डाल्टन उसको बताता है कि उसे 10 साल पहले का 1 साल बिल्कुल भी याद नहीं है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और उसे अब अंधेरे से भी डर लगता है। खैर, अब अगले दिन जॉश डाल्टन को मैसेज करता है, जिसके अंदर वो कहता है कि डाल्टन की बात को समझता है और वो भी नहीं समझ पा रहा कि उसे हुआ क्या है, और वो जल्दी ही सब कुछ पता कर लेगा कि ये सब क्यों और कैसे हो गया। खैर, तभी हमें डाल्टन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आर्ट्स क्लास में था और वहाँ पर वो अपने टीचर को लोरेन की ड्राइंग दिखाने वाला था, लेकिन उसको लगता है कि ये अच्छी नहीं होगी, तो वो उसको फाड़ देता है। तभी उनकी प्रोफेसर सबको उनके मन के अंदर दबे हुए ख्यालों से ड्राइंग करने को बोलती है और डाल्टन अपने मन में झांक कर एक ड्राइंग बनाता है, और ये ड्राइंग होती है एक डोर की, और ये डोर द फर्दर का वो डोर है जहाँ से डीमंस उनके पास आ सकते हैं, खासकर कि वो लिपस्टिक फेस डीमन, जो कि पहली मूवी और इस पूरी सीरीज का ही मेन एंटागनिस्ट है, यानी कि इविल है। खैर, तभी डाल्टन को उस डीमन का हाथ हॉन्ट करता है और जॉश को भी अपने नाइटमेयर्स में वही रेड डोर दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। अब डाल्टन की ड्राइंग में थोड़ा सा खून लग जाता है, तो वो उसको थोड़ा सा फैलाता है, जिससे कि वो डोर लाल हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर कहानी उसी रेड डोर के बारे में होने वाली है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जॉश और डाल्टन दोनों को ही वो साल याद नहीं है, यानी कि इंसीडियस 1 और इंसीडियस 2 के सारे हादसे उनको याद ही नहीं थे। ये ऑब्वियस ही बात है, उनको भुला दिया गया था। खैर, अब हम जॉश को देख पाते हैं, जो कि परेशान होकर अपना MRI स्कैन कराने गया था और स्कैनर के अंदर जाते ही वहाँ की लाइट्स चली जाती है। वो परेशान होकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता और अब उसको एक डिमोनिक वॉइस सुनाई देती है कि डोर ओपन हो चुका है, जिसके साथ ही उसको पार्कर क्रेन का गोस्ट हॉन्ट करता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। और यहाँ पर हम तो पार्कर क्रेन को जानते ही हैं, जो कि है इनफेमस इंसीडियस सीरीज का विलन द ब्राइड इन द ब्लैक। खैर, अब जॉश फाइनली स्कैनर से बाहर आता है और डॉक्टर उसके पास में आता है। जॉश यहाँ पर डॉक्टर पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो तो स्कैनर के अंदर ही सो गया था और स्कैन काफी अच्छे से हो गया है, यानी कि यहाँ पर जॉश को भी समझ में नहीं आता कि वो अंदर सोया कैसे। डॉक्टर उससे कहता है कि ये मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन वाली स्टेट स्ट्रेस की वजह से हो सकती है और वो ये पता करे कि उसकी फैमिली के अंदर क्या किसी को दिमागी बीमारी तो नहीं थी, तब तक वो कुछ ब्रेन एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकता है। तभी हम डाल्टन को देख पाते हैं, जो कि अपने रूम में था और यहाँ पर वो उस रेड डोर वाली ड्राइंग को देखता है और लाइट्स अचानक से चली जाती है और लैंप ऑन
करने पर उस पर खून लगा हुआ था। साथ ही साथ और भी जगह पर काफी खून था, जिसके साथ ही उसे कोई भूत हॉन्ट करता है, जिससे कि वो बहुत डर जाता है। लेकिन तभी क्रिस वहां पर आ जाती है और सब कुछ अचानक से नॉर्मल हो जाता है। खैर, अब क्रिस अपना सामान लेने आई थी, जिसे नया रूम मिल चुका था, और वो डार्टन से बात करने लगती है और मस्ती करने ही ले वो उसको एक पार्टी में ले जाती है। यहाँ डार्टन और वो एक रूम में आते हैं और वो कुछ काम से बाहर चली जाती है और डार्टन को एक लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि रिसेंटली ही मारा गया था, और वो डार्टन से कहता है कि वो उसे रोक दे और डोर बंद कर दे। लेकिन डार्टन ये बात समझ नहीं पाता कि वो बोलना क्या चाहता है। खैर, वो गोस्ट उसे ऑन हॉन्ट करता है, लेकिन तब तक क्रिस वहाँ पर आ जाती है और वो लोग हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। अब हॉस्टल आकर डार्टन उसी रेड डोर की ड्राइंग को पूरी करने लगता है, उसके पीछे के रहस्य को जानने के लिए। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और अनजाने में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगता है और हॉस्टल के अंदर ही घूमते हुए क्रिस के रूम तक आ जाता है। यानी कि उसकी स्पिरिट यहाँ वहाँ घूम रही थी और उसकी बॉडी वहीं पर थी, और वहाँ पर रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करता है, जिससे कि क्रिस जाग जाती है। और अचानक से ये डार्टन की स्पिरिट अपनी बॉडी में वापस आ जाती है, जिससे कि वो जाग जाता है। खैर, अब क्रिस उसके पास में आती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा था, पर वो कहता है कि उसे भी नहीं पता कि अभी क्या हुआ है। वो सपने जैसी जगह में गया था, लेकिन वो सपना नहीं था, और उसे लगता है कि या तो वो किसी चीज के करीब जा रहा था या फिर कोई चीज उसके करीब आ रही थी। अब तभी हम जॉश को देख पाते हैं, जो कि अपने घर पर था और यहाँ पर उसे कोई स्पिरिट हॉन्ट करती है, या फिर यूं कहें कि उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वो तुरंत ही गायब भी हो जाती है। और हम जानते हैं कि इन दोनों के पास में ये गिफ्ट है, जो कि है एस्ट्रल प्रोजेक्शन का। ये जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं, ये पहुंच जाते हैं द फर्दर में, यानी कि एक ऐसे डायमेंशन में जहाँ पर ढेर सारी स्पिरिट्स और डीमंस रहते हैं। खैर, अब उसे एक बॉक्स मिलता है जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ था, और वो उसको ओपन करके देखता है तो इसके अंदर उसकी मदर और उसके डैड की फोटोज थी, और जिस स्पिरिट ने उसको हॉन्ट किया था ना, वो उसके फादर की ही थी। और जैसा कि मैंने कहा था कि उसको रिफ्लेक्शन में एक स्पिरिट दिखाई दी थी, तो वो कोई और नहीं, वो उसके डैड की ही स्पिरिट थी। खैर, अब हम डार्टन को देखते हैं, जो कि उस पेंटिंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। अपने छोटे भाई से भी पूछताछ करता है, लेकिन उसको कुछ खास समझ में नहीं आता। हालांकि उसने अपनी मेमोरीज के टुकड़ों से एक साया भी उस डोर के सामने बना लिया था, लेकिन ये किसका साया है ये फिलहाल हमको नहीं पता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इंसीडियस फैंस तो पहले से ही जानते हैं। खैर, तभी वहां पर क्रिस आ जाती है, जो कि उसको बताती है कि जो डार्टन ने फील किया है वो असल में एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, और वो उसको कुछ वीडियोस भी दिखाती है, जिसके अंदर हम देख पाते हैं स्पेक्स और टकर को, जो कि एलिस के साइड किक्स थे, यानी कि उसके पार्टनर्स थे। और यहाँ पर हम एक सेशन का वीडियो एलिस का भी देख पाते हैं, जिसके अंदर वो बताती है कि द फर्दर में फंसी हुई स्पिरिट तकलीफ में होती हैं, जिन्हें सदियों तक उनके पापों की सजा काटने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर खाली ये स्पिरिट्स नहीं, बल्कि ढेर सारे डीमंस भी होते हैं, और वो हमारी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं हमारी जिंदगी को लेने के लिए, क्योंकि वो जीना चाहते हैं। और डीमंस तो यहाँ पर इतने खतरनाक है कि वो यहाँ पर हमारी बॉडी तो चाहते ही है, यानी कि हमको पदस करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी दुनिया के अंदर तबाही भी मचाना चाहते हैं। खैर, अब डार्टन उस लड़के की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की बात करता है जिसने उसको हॉन्ट किया था, और वो कांटेक्ट उससे इसलिए करना चाहता था क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि वो डोर के बारे में क्या कहना चाहता था। अब वो और क्रिस वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राई करता है, लेकिन कुछ पता लगा पाए उससे पहले ही डीमन क्रिस के ऊपर हमला कर देता है और बाकी गोस्ट उसको परेशान करने लगते हैं। अब डीमन के हमला करने से होता यह है कि क्रिस वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसको निक नाम का एक लड़का होश में लेकर आता है, जो कि वही है जिसकी पार्टी में ये और डार्टन गए थे, और डार्टन भी वापस जाग जाता है। अब तभी हम जॉश को देखते हैं, जो कि एक आदमी के बारे में पता करने जाता है जिसका नाम बेन होता है, और उसको पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही फादर थे, जिन्होंने खुद को खत्म किया था, और वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाते थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये गिफ्ट या फिर ये जो कर्स है वो जॉश और डार्टन में वो कैसे आ गया। अब जॉश रेने के पास में जाता है और दूसरी ओर डार्टन भी अपने भाई से पूछता है कि उसे कुछ याद है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। इस पर वो कहता है कि उसके दिमाग के अंदर एक तस्वीर तो है, जो कि उसको सच लगती है, लेकिन मॉम कहती है कि वो बस उनका वहम था। यानी कि पूरी फैमिली को यहाँ पर सब कुछ पता था, लेकिन इन दोनों को कोई बताना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इनकी मेमोरीज वापस रिकलेक्ट हो जाती है तो ये फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगेंगे, जिससे कि इनकी फैमिली के अंदर फिर से तबाही मच जाएगी। लेकिन अनजाने में ही यहाँ पर जॉश और डार्टन दोनों ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे थे। जब डार्टन उस पेंटिंग को पूरा करता है तो उसमें असल में जॉश ही था हैमर के साथ में, और ये यादें तब की है जब जॉश ने पजेस होकर उसको खत्म करने की कोशिश करी थी पार्ट 2 के अंदर। और हम जानते हैं कि जॉश को उस पार्ट के अंदर पार्कर क्रेन की स्पिरिट ने ही पजेस किया था। अब डार्टन बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और दूसरी ओर जॉश भी रेने से बात करता है और उसको बताता है कि बेन का उसकी मदर के लिए आखिरी नोट ये था कि सब कुछ उसके साथ खत्म होगा, लेकिन क्या खत्म होगा इस बात को वो नहीं जानता है। खैर अब हार कर उसकी बीवी रेने उसे सब कुछ बता देती है जो कि पहले हुआ था, उसने क्या किया था, उसके साथ में क्या हुआ था, सब कुछ बता देती है। अब ये सब सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है कि उससे ये सब छुपाया गया था। हालांकि रेने बताती है कि ये सब कुछ रोकने के लिए था, उसकी यादों को द
छुपाना जरूरी था और वो बच्चों को नहीं समझा पा रही थी कि क्या हुआ है और झूठी कहानियां भी नहीं बना पा रही थी और इसलिए ही वो लोग अलग हो गए थे। खैर अब तभी वहां पर डार्टन का छोटा भाई फॉस्टर आ जाता है और डार्टन की बनाई हुई पेंटिंग को देखता है जिसके अंदर पजेस्ड हालत में जॉर्ज था। अब हम डार्टन को देखते हैं जो कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन में चला जाता है और अब वो उस वक्त को देखता है जब जॉर्ज पजेस होकर सबको मारने वाला था और तब यंग डार्टन अपने रियल फादर जॉर्ज की सोल को द फर्दर से वापस लाने के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जाता है और उनको ढूंढने लगता है। ये सब हमने पार्ट 2 के अंदर देखा था और यहाँ पर पजेस हुआ जॉर्ज उसको खत्म करने ही वाला होता है और इंसीडियस 2 में तो एलिस उसको बचाती है, लेकिन यहाँ पर खुद डीन डाल्टन यंग डाल्टन को बचाता है। आपको याद होगा कि बीच है मूवीज के अंदर कुछ वियर्ड सी हिम्मत होती है, यानी कि जब ये लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर टाइम मैनिपुलेशन भी होता है और हम बहुत ही वियर्ड ही मोमेंट्स को देख पाते हैं जिसके बारे में कोई भी समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर ये वही है जैसे कि यहाँ पर एलिस ने एक लड़की को बचाने के चक्कर में ये रेड डोर ओपन कर दिया था और उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसके चलते ही यहाँ पर बचपन में यंग डाल्टन पजेस हो गया था। और इस मूवी के अंदर टाइम का बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशन किया जाता है, लाइक आप बहुत ही पुराने मोमेंट के अंदर भी जा सकते हो। खैर अब वो खुद को किसी अजीब सी जगह पर पाता है और यहाँ पर उसकी मेमोरी से जुड़ी बहुत सी चीजें थी जिससे उसे उस साल का सब कुछ याद आ जाता है। अब हम उसी डीमन को देख पाते हैं जिसने यंग डार्टन को भी पकड़ा हुआ था और वो डीमन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिससे कि वो जाग जाता है। लेकिन यहाँ पर असल में हुआ ये था कि उस डीमन ने फाइनली डार्टन की बॉडी को ही ले लिया था जो कि वो हमेशा से चाहता था। और अब तभी वहाँ पर क्रिस भी आ जाती है जिससे कि वो डीमन खत्म करने की तैयारी करने लगता है। तभी हम जॉर्ज को देख पाते हैं जो कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जाता है और डार्टन को ढूंढने लगता है क्योंकि अब भी उसको ही अपने बच्चे को बचाना होगा। वो डार्टन को ढूंढता है जो कि उससे कहता है कि उसने सबको मारने की कोशिश करी, लेकिन जॉर्ज क्लियर करता है कि उसने किसी को नहीं मारा था, ना ही उसने ऐसी कोई कोशिश करी थी और जो कुछ किया था या फिर करवाया वो डीमंस ने करवाया था जो कि डार्टन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर डार्टन की रियल स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर वापस जाना होगा ताकि वो डीमन वहाँ से बाहर निकल कर अपनी दुनिया में चला जाए। खैर अब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और रेड डोर के बाहर निकल जाते हैं और जॉर्ज डोर को होल्ड करके रखता है कि उन्हें यहाँ पर सब कुछ रोकना पड़ेगा। इस पर डाल्टन कहता है कि वो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जॉर्ज कैसे भी करके डीमन को यहीं पर रोकेगा और वो डाल्टन को यहाँ से जाने का बोलता है। यहाँ पर डाल्टन की बॉडी पोजेशन में क्रिस पर हमला करती है और यहाँ पर और भी बहुत सारे भूत आ जाते हैं, लेकिन अब तक डाल्टन की स्पिरिट उसकी बॉडी में वापस आ गई थी और वो होश में आ जाता है। अब तभी हम जॉर्ज को देख पाते हैं जो कि पूरी कोशिश करते हुए उस डोर को होल्ड कर रहा था और ये कहता भी है कि ये सब उसके साथ ही खत्म होगा और ऐसा ही उसके फादर ने कहा था। मींस उन्होंने भी कभी ना कभी ये सब रोकने की कोशिश करी होगी और हम जानते हैं कि उनको भी इसी डीमन ने मारा होगा और हमने उनकी स्पिरिट को जॉर्ज के पास आते हुए भी देखा था, तो वो असल में उसको बचाने उस जगह पर आए थे, यानी कि वो उसको आगाह कर रहे थे कि वो वहाँ पर ना जाए। और मेरे ख्याल से उसके डैड बेन को ये लगा होगा कि अगर वो खुद को खत्म कर लेंगे तो शायद से उसके बच्चे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चीज जो थी वो उसके बच्चों के अंदर भी इनहेरिट हो गई थी। खैर वो डीमन डोर तोड़ने लगता है और वो बाहर आने ही वाला होता है, लेकिन अब तभी डार्टन अपनी बनाई हुई पेंटिंग के डोर पर ब्लैक पेंट करने लगता है जिससे कि वो डोर यहाँ पर द फर्दर के अंदर ही बंद होने लगता है क्योंकि वो उसने ही ओपन किया था और ये डोर जो है वो भूलने से बंद नहीं होने वाला था बल्कि याद रखने से ही बंद होने वाला था और जब तक वो उसको बंद रखना चाहे वो रख सकता था। अब जैसे ही डार्टन अपनी पूरी की पूरी पेंटिंग को रंग देता है तो उसके बाद में क्रिस उसको बोलती है कि उसे इस पेंटिंग को जलाना होगा, लेकिन डार्टन बोलता है कि इसको अपने पास सेफ रखना होगा, इसको महफूज रखना होगा ताकि ये फिर से ओपन ना हो पाए। यानी कि इनकी मेमोरीज को मिटाना बिल्कुल भी सही नहीं था और यहाँ पर जो एलिस थी उसने ये काम गलत किया, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने फ्यूचर देख लिया होगा। खैर अब तभी जॉर्ज भी वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और सब कुछ ठीक हो गया था और डार्टन के साथ उसके रिश्ते भी अच्छे हो गए थे और फाइनली डार्टन ने जॉर्ज की पेंटिंग बनाई थी जिसके अंदर पहली बार जॉर्ज डार्टन को द फर्दर से बचाकर ला रहा था और ये देखकर यहाँ पर जॉर्ज बहुत खुश होता है। खैर अब जॉर्ज जैसे ही बाहर आता है तो उसको यहाँ पर एलिस की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसको कहती है कि उसने काफी अच्छा काम किया और उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है, लेकिन बस उसको एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हुए कहीं फर्दर में बहुत ज्यादा दूर न चला जाए। खैर अब तभी हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन में देख पाते हैं जहाँ पर वही डोर हमको दिखाई देता है जिसके आसपास कुछ हलचल होती है, यानी कि यहाँ पर ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है और अब ये डीमन और सारी की सारी स्पिरिट उस इंसान को ढूंढेंगी जो कि यहाँ पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाएगा और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंसीडियस चैप्टर 5 द रेड डोर मूवी की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।